चलिए, वी आर कवरिंग फेब्रुअरी एंड अगर वक्त ने इजाजत दी तो जनवरी के कुछ करंट अफेयर। ओके, कल के कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हमारे पास, दैट इज अपॉइंटमेंट इन ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन आईबी मिनिस्ट्री गाइडलाइन है अबाउट ऑब्सीन कंटेंट, वो कुछ नहीं है, जो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल थे उन्हीं को इन्वोक किया गया। देन शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो तीन ये फरवरी की घटनाएं हैं, और फिर वी विल एंटर इनटू जनवरी, ट्राई टू कवर होल जनवरी। इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीपी एक्ट। तो एक तो 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, लेकिन उसी को इंप्लीमेंट, किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड रूल्स। तो ये रूल्स की फॉर्मेशन है, अभी ड्राफ्ट है, पब्लिक किया गया है, तो अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो बाद में कर देंगे। क्लियर? ओके, देन असर रिपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्री पर्पस एज वेल और साथ में मेंस पर्पस। पढ़ा है आपने असर रिपोर्ट के बारे में? एनीवन? क्या क्या है असर रिपोर्ट, किस चीज को लेके? एजुकेशन, ठीक है। सो 3 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे, उनका एनरोलमेंट रेट, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, न्यूमरेसी कैपेसिटी, उसके ऊपर सर्वे है जो एक प्रथम एनजीओ कराती है, लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा क्रेडिबल सर्वे इसको माना जाता है। क्लियर? सो प्री टू मेंस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन सीबीआई एग्जम्प्टेड द स्टेट्स फ्रॉम कंसेंट फॉर सेंट्रल एम्प्लॉय, बहुत एक छोटी सी न्यूज है, और साथ में जनरल और जो स्पेशल कंसेंट है उसको समझ लेंगे सीबीआई के लिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ये दिया है, एक लाइन में करंट अफेयर कवर हो जाता है, कि अगर स्टेट में सीबीआई को केस रजिस्टर करना है सेंट्रल एम्प्लॉयज के ऊपर, नॉट स्टेट एम्प्लॉय, तो अब स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। डिटेल में समझ लेंगे आगे। देन फाइनली विल ट्राई टू कवर एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन डेथ पेनल्टी, which is related to rarest of rare theory in capital punishment. क्लियर है यहां तक? चलिए, we start with appointment in ECI। यार ये कवर भी किया था जब हम पॉलिटी वगैरह कर रहे थे, तो पता है इस करंट अफेयर के बारे में आपको, या क्यों कंटेंशन है इसको लेके? एनीवन? अपॉइंटमेंट हो गई ECI में, 2 नाम याद करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। फिर इतना झमेला किस बात का? जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं है मेन चीज, नहीं मेन चीज नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द मेन थिंग इज दिस, कोर हिट कीजिए प्लीज, है ना? तो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं था, आपकी बात ठीक है, लेकिन कोर है द पैनल। ये हिंदुस्तान में पहली अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो नए एक्ट के मुताबिक की गई है। इस पैनल ने पहली अपॉइंटमेंट की है, और उसी को लेके कंटेंशन है, क्योंकि इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल किया है। क्या? तो चलिए कुछ नाम याद कर लीजिए। कितना टाइम हुआ है क्लास स्टार्ट हुए? जस्ट कौर? कुछ भी नहीं, बस अभी शुरू कर रहे हैं, आप ही की वेट थी। आ जाइए। ओके, सो कुछ नाम नोट कर लीजिए। पहले 3 नाम, श्री ज्ञानेश कुमार हैं, तो इनको, ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, ये नई अपॉइंटमेंट नहीं है, इन्हीं को ऑफ चीफ कर दिया गया। देन यू कम टू डॉक्टर विवेक जोशी, तो विवेक जोशी साहब ये नई अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अर्लियर टू दैट ही वॉज चीफ सेक्रेटरी इन हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी इन हरियाणा। Chief Secretary in Haryana. Chief Secretary, by the way, is the highest civil servant post in state. Okay. Then Dr. Sukhbir Singh Sandhu. ये पहले से इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्या? ऑल आर IAS 1988-89 बैच, सभी के सभी IAS हैं, क्योंकि नए एक्ट के मुताबिक भी क्वालिफिकेशन क्या है, आई विल मेक यू राइट, दैट इज सेक्रेटरी लेवल पे सर्व किया होना चाहिए स्टेट या सेंटर के अंदर। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट जैसे हमने बात की है कि पहली अपॉइंटमेंट है अंडर द एक्ट दैट इज कॉल्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इस एक्ट ने जो अर्लियर एक्ट था इसी से रिलेटेड 1991 का, उसको रिप्लेस कर दिया है। आई एम कमिंग टू द होल डिबेट नाउ, इससे समझ लेते हैं सारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो सुनिए, ये मैं लिखवा भी दूंगा।
अंडर आर्टिकल 324 अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर ये रखा गया था दैट प्रेसिडेंट विल मेक अपॉइंटमेंट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ में कंपोजिशन भी क्या दी थी दैट देयर विल बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट मे डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो नंबर फिक्स नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर, बट हाँ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जरूर होगा यहां पर। अब आजादी के बाद से 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी ही थी, सिर्फ एक चीफ अपॉइंट किया जाता था। 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर इनको सपोर्ट के लिए दिए गए। क्यों? लार्जर रीजन ये था कि 61st अमेंडमेंट हुई 1988 में, जिसमें वोटिंग एज इंडिया में 21 से घटा के 18 कर दी। तो अब इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कितनी वोटर लिस्ट तैयार करनी है, कितना है ना, उसके ऊपर वॉच रखनी पड़ेगी। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर दे दिए, बीच में हटा लिए थे, फिर लगा दिए। कुल मिलाकर कहानी ये 1992 ऑनवर्ड्स दिस इज अ 3 मेंबर कमीशन, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन 2 इलेक्शन कमिश्नर। तभी हमने देखा 3 नाम पड़े हैं। ओके, अब आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट अनलेस पार्लियामेंट मेक्स लॉ इन दिस रिगार्ड। तो या तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट डिसाइड कर दे, अदरवाइज प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग ये कि आजादी के बाद पहले तो लॉ नहीं बनाया गया, फिर एक लॉ बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 1991, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के ऊपर कोई क्लॉज नहीं डाला गया। तो 2023 से पहले तक अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन हमें यह पता है कि प्रेसिडेंट हमारा मासूम है, ये खुद कुछ नहीं करता है। कौन है बैकएंड में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कुल मिलाकर सीधे के सीधे एग्जीक्यूटिव के हाथ में है अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब अगर हम गवर्नेंस के कुछ रूल देखें, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देखें, तो एक बात समझ में आती है कि इंडिपेंडेंट जो भी कोई एजेंसी है जो ऑटोनोमस तरीके से काम करना चाहती है, उनकी ज्यादा बागडोर या उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी पावर एंड फंक्शन सीधे एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना हो। तो क्या आएगा कि एग्जीक्यूटिव या सरकार अपने हिसाब से ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे इनको। बट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज मैंडेटेड टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, कितना इंपॉर्टेंट काम है ये, तो सरकार के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर रहने वाली एजेंसी को करना चाहिए। लेकिन स्टिल 2023 तक अपॉइंटमेंट सीधे सीधे किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है सर। मतलब बैकएंड में सरकार के, ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यू प्रेसिडेंट, डिसीजन मेकिंग सरकार कर रही है। तो मैनी ए टाइम्स देयर आर एलिगेशन कि सरकार अपनी गुड बुक्स वाले लोगों को ही यहां पर लेके आती है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, तो एक रवायत रही है कि कौन आए हैं ज्यादातर यहां पर? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस। और अब तो नए एक्ट में वो क्वालिफिकेशन ही बना दी है, द पर्सन शुड हैव सर्व एट लीस्ट एट सेक्रेटरी लेवल एट सेंटर और स्टेट लेवल। तो सेक्रेटरी लेवल पे कौन सर्व कर रहा है? सर आईएएस ही सर्व कर रहा है। तो अब तो ये पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू आपकी क्वालिफिकेशन बन चुकी है। क्लियर यहां तक? तो समझ में आ रही है बात? सरकार, ब्यूरोक्रेट और ये सेक्रेटरीज अपनी लाइफ के ज्यादातर लॉन्ग पीरियड किसके साथ काम कर रहे हैं? सरकारों के साथ काम कर रहे हैं सर। कुछ ब्यूरोक्रेट के फेवरेट पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन के फेवरेट ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो फिर ये चल रहा था कि यार सब करप्ट सिस्टम चल रहा है, हर सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस ने अपने वाले लगाए, बीजेपी ने अपने वाले लगाए। और बहुत एविडेंट भी रही चीजें कि जहां पर ये क्लियर दिख रहा था कि इलेक्शन कमीशन किसी खास पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी को ही फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। मतलब यहां तक देखा गया कि इलेक्शन की डेट तब अनाउंस हो रही हैं जब नरेंद्र मोदी जी अपने कुछ स्टेट के दौरे खत्म कर चुके हैं। अचल कुमार ज्योति, गुजरात काडर, आईएएस, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया। मतलब कुछ ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था उस वक्त के, वैसे ही शाम को फोन पे बात हुई और ज्योति साहब रिटायर हो रहे हो? बोले हाँ। यार जानदा जानदा एक कम और कर दिया। मल्टीपल थिंग्स। गेम समझ में आ गई? अब सब इसको लेके चैलेंज चलने लगे। फाइनली देयर इज अ केस, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्लीज राइट 2023। आई विल मेक यू राइट। चलिए सुन लीजिए पहले पूरी कहानी। अब ये भी हुआ अनूप कुमार पांडे की अपॉइंटमेंट को लेकर। अब ये सब पेपर में नहीं लिखना होता है, सिर्फ समझने के लिए आप सुन लीजिए।
अनूप कुमार पांडे साहब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, जैसे भी जोशी साहब हरियाणा से गए। इनकी फाइल सिर्फ 48 घंटे में क्लियर हो गई। इनका पोस्ट से रेजिग्नेशन भी हो गया, इनका कार्डर क्लियरेंस भी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी, स्टेट ने भी कंसेंट दे दी। 48 आवर में इनकी अपॉइंटमेंट होगी। अब इसको लेके केस फाइल हो गया। पहले तो वही सारी कहानी कि सर ये सारा सिस्टम विशियस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में नहीं है। इसी के दौरान अनूप कुमार पांडे की फाइल वाइल मंगवा ली कि यार 48 घंटे में कैसे क्लियर होगी, आपने बाकी नामों पर कैसे विचार किया? 48 आवर में आपने क्रेडेंशियल चेक कर लिए, द पर्सन इज फिट टू बी अपॉइंटेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बैक एंड स्टोरी क्या है जो पेपर में बिल्कुल नहीं लिखनी है, दैट अनूप कुमार पांडे की जो इमेज है वो कुछ यूं थी, दैट हैंड इन ग्लव विद बीजेपी। सो मच सो दैट के ओपनली इनके बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इलेक्टोरल कैंपेन ये बंदा डिजाइन करता है। इतनी ज्यादा क्लोजनेस है योगी आदित्यनाथ से, एंड अल्टीमेटली एलिवेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर यहां तक? अब सर ये सारी कंटेंशन चलती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट को मिल गया मौका। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसे हर जगह घुसना है, गेट क्रैश करना ही करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अकॉर्डिंग है नहीं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी के नाम पर उन्होंने एक पैनल दे दिया। क्या था पैनल? दैट प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम आएंगे अपॉइंटमेंट करने के लिए ताकि इंडिपेंडेंट पर्सन की अपॉइंटमेंट हो सके। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें जजमेंट में लिखा था दैट अनलेस पार्लियामेंट मेक्स लॉ, क्योंकि आर्टिकल 324 का मैंडेट क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ के थ्रू अपॉइंटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? खुद जजमेंट में लिख दिया था जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी ये पैनल अपॉइंटमेंट करेगा। ये बात अमित शाह को पता लगी, बोले अच्छा लॉ बना देते हैं सर, क्या बड़ी बात है। फाइनली द पार्लियामेंट केम अप विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। मार्च के अराउंड ये आया था, नवंबर दिसंबर में एक्ट पास हो गया, क्योंकि उसके बीच में वैकेंसी क्रिएट नहीं थी, अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। जब ये लगा कि वैकेंसी क्रिएट होने वाली है उससे पहले एक्ट पास हो गया। क्लियर यहां तक? ओके। अब इसके थ्रू पैनल क्या है? सो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन, वो तो दोनों वही बंदे हैं, लेकिन साथ में कैबिनेट मिनिस्टर। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लेकिन मोदी जी किसको लेके जाएंगे? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो मेन कोर तो पहले ये पकड़ लीजिए, ठीक है? प्लीज डू राइट अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए अंडर आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 324 it was mandated that president, it was mandated that president will make appointment in election commission of India until parliament makes law, until parliament makes law. बैक एंड स्टोरी आपको पता है। सो पावर इज लाइज इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। द सुप्रीम कोर्ट held that appointment will be done by panel consisting of PM, LOP and CJI. Okay. Third important point, the Parliament enacted Chief Election Commissioner and Election Commissioners Act 2023 and provided a panel
comprising of PM, LOP, Union Minister, Prime Minister, Union Minister, and LOP, Leader of Opposition. और यहीं पे ठीक है. अब हुआ ये कि जब फरवरी में इसकी मीटिंग कॉल की गई कि भाई हमें अपॉइंटमेंट करनी है और चीफ की पोस्ट भी खाली हो रही है, ठीक है, तो राहुल गांधी जी को कॉल किया गया, लीडर ऑपोजिशन, और पैनल में बैठे प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह जी, ठीक है. तो राहुल गांधी ने पहले ही मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया था कि यार इस एक्सरसाइज को डिले कर दिया जाए, अभी मत कीजिए आप, थोड़ा टाइम वैकेंसी रह जाएगी तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अभी इलेक्शन तो है नहीं कोई. और उनकी बात के पीछे एक वजह यह थी कि मैटर सब्जुडाइज है अभी. इसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, खासकर इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाईपास किया गया है, सीजेआई को क्यों इस पैनल से निकाला गया. और ठीक अगले दिन उस केस को मतलब हियरिंग पे लगना था, तो कहा आप डिले कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए. लेकिन सरकार ने बात सुनी नहीं, मीटिंग कॉल की गई, लगभग 30 मिनट ये मीटिंग चली, और उससे पहले ही राहुल गांधी मीडिया में बयान दे रहे थे कि मैं वहां जाके करूंगा क्या. अल्टीमेटली आई हैव गेट टू गिव कंसेंट, या अल्टीमेटली मैं उसमें मोहर ही लगा रहा हूँ जो वो दोनों डिसाइड कर देंगे. अब 3 मेंबर का पैनल है, तो हद अगर डिफरेंस ओपिनियन हो गया कि भाई इस पर्सन को अपॉइंट नहीं करना है, तो ये सज्जन व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, कहेंगे चलो वोट डाल लेते हैं भाई. तो एक तरफ अमित शाह, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, वोटिंग कर लो भाई. हद लीडर ऑफ पोजीशन अपनी डिसेंट ओपिनियन नोट करा सकता है कि मैं विरोध करता हूं, अल्टीमेटली तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी. भाई राहुल जी, हाँ, कौन सा बंदा नहीं पसंद है वो बताओ, जो बंदा नहीं पसंद है वही लगेगा. तो अल्टीमेटली इट इज स्टिल इन द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो बहुत लंबे चौड़े बयान दे रहे थे उस वक्त. तो यार बीजेपी की एक बात है ना, वो कह के करते हैं, जो करते हैं कर रहे हैं. साडा चल रहा है, तक्कासी तहाँ कर दे, कर रहे हैं. चलिए यहां तक गेम समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए. चलिए आ जाइए आगे. ओके, फर्दर प्लीज डू राइट. अब ये पॉइंट है तो एक एक पॉइंट में लिख लेते हैं, सारा एक्ट कवर हो जाएगा. मेजर पॉइंट्स, देयर विल बी अ सर्च कमेटी. देखिए इससे पहले जो आपने देखा वो है अपॉइंटमेंट कमेटी. क्या है, एक सर्च कमेटी, प्लीज राइट, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाओ. दे विल सजेस्ट 5 नेम्स. तो समझ में आ गया, अलग अलग ब्यूरोक्रेट के 5 नाम तैयार कर लेंगे, उनके क्रेडेंशियल भेज देंगे, भाई इसमें चुन लीजिए. लेकिन नीचे एक और फुटनोट में लिखिए, स्टार मार्क करके, दैट अपॉइंटमेंट कमेटी में सिलेक्ट नेम्स suggested by search committee or even from outside. हाँ, even from outside. क्या चीज? Thus, appointment committee may select the person name suggested by search committee or even from outside. सर्च कमेटी ने 5 नाम दिए, चाहे उनमें से चुन लें या चाहे बाहर से चुन लें, फिर सर्च कमेटी का क्या फायदा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही सवाल है. चलिए आगे. प्लीज डू राइट. टर्म 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर. मेंबर ऑफ कमीशन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. रीअपॉइंटेड होता ना, इस पे अगर क्वेश्चन डाल दिया तो 2-4 मेन पॉइंट और एक आध बहुत छोटा मोटा पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन खराब करने के लिए, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा. कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. लेकिन हाँ, इलेक्शन कमिश्नर को चीफ बनाया जा सकता है. ज्ञानेश कुमार जी के केस में हमने वही देखा है. बट क्यूमुलेटिव स्टे कितना होगा, वो 6 साल का ही होगा. मान लीजिए ज्ञानेश कुमार जी ने 2 साल एज इलेक्शन कमिश्नर सर्व किया, अब उनको चीफ बना दिया गया, तो अब वो कहें मुझे 6 साल का और टेन्योर चाहिए. नहीं सर, रिमाइंडर पीरियड 4 साल, तो क्यूमुलेटिव स्टे कितना होगा, वो 6 साल ही होगा. क्लियर? ओके. एनी डाउट अबाउट ईसीआई अपॉइंटमेंट? ऑनलाइन एनी डाउट?
वो सही कर दिया गया है, आप लिख लीजिए। हाँ वापस कर दिया। आप ही ने बताया था, बल्कि मुझे याद है ना, हाँ तब मैंने चेक किया था। एग्जैक्टली जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने, तो उसके अब वापस रिवर्ट हो, आप ही ने बताया था, आई चेक्ड, वो हो चुका है, तो प्लीज डू राइट। सैलरी इज इक्वेटेड, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये रखा गया। आई चेक अगर ऐसा कुछ है तो, इसमें ना बाद में बहुत चेंजेस किए गए माइनर, तो ठीक है अगर आप कह रहे हैं मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। सैलरी इक्वेटेड विद, यार सीधा लिखो, चीफ की जो है वो सीजेआई के बराबर और इलेक्शन कमिश्नर की जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। एक और चीज लिखिए, क्वालिफिकेशन, हाँ क्वालिफिकेशन लिख लीजिए। सुनो, सैलरी सिंपल कीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ ज्ञानेश कुमार, कितनी सैलरी, सीजेआई। इलेक्शन कमिश्नर हैं संधू साहब, कितनी सैलरी, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लेन एंड सिंपल। लिखिए क्वालिफिकेशन, द पर्सन हु हैज सर्व्ड ऑन सेक्रेटरी लेवल अंडर यूनियन और स्टेट। तो अभी आपने देखा जोशी साहब को स्टेट से लेके आए हैं। क्या, आईबी मिनिस्ट्री गाइडलाइन ऑन ऑब्सीन कंटेंट, तो अभी किसी ने लिखा था, हाँ पंकज गरेवाल, कोई बात नहीं सर, बोलो आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आई नो दिस थिंग ब्रदर, बट आईबी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है अबाउट ऑब्सीन कंटेंट, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। क्या हुआ था इशू, एनीवन? एक वो शो था इंडियाज गॉट लेटेंट, और फिर वहां पर, ठीक है एक मिनट, क्वालिफिकेशन, सतवीर कौर, क्वालिफिकेशन इज पर्सन जिसने सेंटर या स्टेट में सेक्रेटरी लेवल पे सर्व किया, सेक्रेटरी लेवल पे सर्व किया। अल्टीमेटली दीज आर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस। ओके आ जाइए। सो उस शो में एक यूट्यूबर हैं रणबीर इलाहाबादिया ऐसे कुछ करके, ठीक है, बियर बाइसेप वगैरह का पॉडकास्ट चलाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट कर दिए जिसको सोसाइटी ने ठीक तरीके से रिसीव नहीं किया, तो वो सब आपको पता होगा जो भी उन्होंने कहा है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हंगामा हो गया, ये नेशनल इशू बना लिया गया, तो ये नहीं वो नहीं, ठीक है। अब उसको लेके आईबी मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की है कि किस तरीके से ऑनलाइन कंटेंट जो भी जा रहा है उसमें ऑब्सीन कंटेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। असल में कोई नई चीज नहीं है, 2021 में डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स बनाए गए थे और उन्हीं की इंप्लीमेंटेशन लार्जली अब की गई है ऑनलाइन ऑब्सीन कंटेंट को रोकने के लिए। तो पहले से थे, अब गाइडलाइन क्या कह रही है कि उसमें स्पेशल फोकस किया जाए कि ऑब्सीन कंटेंट को रोकना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? पॉइंट वन। और दूसरा फिर रेफरेंस दिए हैं कुछ प्यूनिटिव लॉस के, तो गाइडलाइन में कहा है कि अगर ऑब्सीन कंटेंट जाता है तो जो भी पर्सन जिम्मेवार होंगे उन पर डिफरेंट एक्ट के थ्रू हम कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। क्लियर है यहां तक? तो दो पिलर अप्रोच है, एक डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैकेनिज्म क्या है जो इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, और दूसरा कुछ एक्ट देख लेंगे जो ऑब्सिनिटी को रोकते हैं, या इंडिया में क्या लॉज हैं जो ऑब्सिनिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। दो पिलर में बात खत्म। क्लियर? चलिए, सो हियर इट कम्स दैट अगेन, जैसे मैं कह रहा था, इन 2021 देयर वाज, प्लीज डू राइट दिस थिंग, दैट कोड ऑफ एथिक्स डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स रूल्स 2021। ये हालांकि पुराना है, बट अगर हमें टाइम मिला तो कवर कर लेंगे। मुझे लगता है इन सब ये गाइडलाइन वाइडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्या? चलिए, देन इट कम्स आईटी रूल्स में है क्या बेसिकली। तो देखिए, कोई भी अगर इंटरमीडियरी है जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, दैट मे बी नेटफ्लिक्स, दैट मे बी यूट्यूब, दैट मे बी अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके, खासकर ओटीटी वाले। क्लियर? अब इनको 3 लेवल मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे थे, हमारे यहाँ पर क्या है, फिल्म्स हैं या सॉन्ग्स हैं, ये फिर भी सेंसरशिप के अंदर आ जाते हैं। जो सीबीएफसी है वो सर्टिफिकेट
नहीं देगा तो आप रिलीज नहीं कर पाएंगे कंटेंट। लेकिन जो ऑनलाइन कंटेंट है इसकी रेगुलेशन के लिए कोई हमारे पास लॉ था ही नहीं। तभी आप देख रहे हैं कि जब शुरुआत में बहुत सारी वेब सीरीज आई तो उसमें वायलेंस, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन या गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रेगुलेशन से बाहर है। लेकिन उसके बाद आए 2021 में रूल्स, तो अब रेगुलेट किया जा सकता है। वो उतनी स्ट्रिंजेंट होकर हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट कर सकते हैं। आई बिलीव, जहां तक मुझे याद है, तांडव एक सीरीज आई थी सैफ अली खान साहब की, मेरे ख्याल से वो पहली वेब सीरीज है इंडिया में जिसको सेंसर किया गया था, जिसके सीन बाद में हटाए गए थे। क्लियर है यहां तक? ओके। सो 3 लेवल मैकेनिज्म क्या है? अब कोई भी प्लेटफॉर्म है, से आप Amazon चला रहे हैं, ठीक है, जो भी उस पर सीरीज, फिल्में वगैरह वो सब आती हैं, तो पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर। पब्लिशर Amazon, आप खुद को रेगुलेट कीजिए। आपकी खुद की जिम्मेवारी होगी कि आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑब्सीन कंटेंट नहीं जाएगा। क्लियर? और फिर माइनर पॉइंट क्या है? दैट एक ग्रीवियांस ऑफिसर आपने अपॉइंट करना है, या ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर लिख लीजिए। तो मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूं, कोई भी शो मुझे लगा कि इसमें ऑब्सीन कंटेंट है, तो मैं शिकायत तो दर्ज कराऊं। अब पहले मैं सरकार के पास जाऊं, कोर्ट में जाऊं, फिर कोर्ट ऑर्डर करे, कोर्ट पहले ही ओवरबर्डन्ड है, तो मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए तो मैं सीधा Amazon को शिकायत कर सकूं। एक ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर होगा और मेरी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद 15 दिन में मेरा ग्रीवियांस हल करके देगा। तो या तो वो बताए कि उनके जो रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन है, उनके अकॉर्डिंग वो कंटेंट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो खुद हटा दीजिए, और प्रॉपर है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। क्लियर? ओके। देन ये जो भी सारा कुछ आपने चेक करना है वो कोड ऑफ एथिक्स और कंटेंट क्लासिफिकेशन के साथ करना है। देखिए, जब हम पढ़ेंगे डिजिटल मीडिया रूल्स, तो क्लासिफिकेशन है। जैसे आप अब अपना नेटफ्लिक्स या Amazon ओपन करते होंगे तो हर शो के साथ बाकायदा वार्निंग लिखी आ जाती है कि 13+ है, 16+ है, 18+ है, कंटेंट किस एज ग्रुप का है। तो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपने देखना है। ये नहीं कि मान लीजिए अंडर एज कंटेंट था, उसमें जो है जस्टिफाई नहीं है, हाँ अडल्ट में जस्टिफाई था, तो आप कह दो सर ये तो जस्टिफाई है नहीं, एज क्लासिफिकेशन के साथ आप बताएंगे। तो पहला इन हाउस मैकेनिज्म हो गया। क्लियर? सेकंड आ जाइए सर, लिख लीजिए इसको, सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज क्या? तो इन ऑनलाइन कंटेंट वालों को खुद के लिए रेगुलेटरी बॉडीज बनानी है। जैसे आपस में मिक्स करके 4-5 प्लेटफॉर्म क्या करें, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लें। उसमें आप मीडिया के एक्सपर्ट ले आइए, उसमें आप कोई रिटायर्ड जज ले आइए। तो कंप्लेंट वगैरह की अपील कहां जाएंगी? वो इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएंगे। और यही सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी? एथिकल कंप्लायंस के भी रूल्स बना के देना शुरू करेगी। और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आईबी मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर होनी चाहिए। तो समझो, मान लीजिए मैं चौपाल चला रहा हूं, ठीक है, आप Amazon चला रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, और अब तो पता नहीं कितने हैं ना, तो हम ही 5-7 लोग क्या करें कि यार बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, जो हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, हमने कसम तो नहीं खाई है ना कि समाज को बर्बाद कर देंगे, ऑब्सिनिटी देंगे, ड्रग्स प्रमोट करेंगे, वायलेंस, ऐसा तो कुछ नहीं यार, एंटरटेनमेंट है। तो हमें भी पता है कि अगर इस तरह का कंटेंट जाएगा, एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभा रहे हैं, दूसरा कल को सरकार यार कार्रवाई कर देगी। क्लियर? हमारे शोज ऑफ एयर होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं, कुछ मीडिया एक्सपर्ट लाओ, कोई फिल्म का कोई डायरेक्टर ले आओ, एक रिटायर्ड जज ले आओ जिसको लॉस की जानकारी हो, वो हमें कंप्लायंस गाइडलाइन देते रहेंगे, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे यहां अगर कोई कंप्लेंट हैंडल नहीं हो रही है, इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास चल जाए, वो डिसाइड कर देंगे। क्लियर है? ओके। देन फाइनली थर्ड, ओवरसाइट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा मैकेनिज्म क्या है? मिनिस्ट्री खुद। अब इससे पहले क्या था कि रेगुलेशन के लिए आपके पास रूल्स है नहीं, लॉज है नहीं, तो अनचेक्ड चल रहा है काम सारा का सारा। अब इन रूल्स के थ्रू आईबी मिनिस्ट्री को ही पावर दे दी गई है कि मिनिस्ट्री खुद एडवाइजरी, वार्निंग जारी किया करेगी, और इवन अगर नॉन कंप्लायंस करता है कोई प्लेटफॉर्म तो फिर दे कैन टेक एक्शन। सो नाउ आईबी मिनिस्ट्री इज हैविंग कंट्रोल ओवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट?
तो बस 3 लेवल याद कर लीजिए। पहला, अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा हूं, मैं इन हाउस मैकेनिज्म बनाऊं। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा, भाई किसी को भी शिकायत है, मिनिस्ट्री के पास मत जाना, कोर्ट मत जाना, यार हमें बता दो, हम हटा लेंगे। उसके बाद अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए या फिर ऑब्सिनिटी ना हो, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। और तीसरे लेवल पे फिर ऊपर मिनिस्ट्री तो बैठी है एडवाइजरी जारी करने के लिए, हमें कंप्लायंस रखना होगा, नहीं रखेंगे कार्रवाई हो जाएगी। तो चाहे हमारा कल को चैनल बंद हो, चाहे हमारे शोज ऑफलाइन कर दिए जाए। क्लियर यहां तक? ओके। फर्दर यू कम टू लॉज गवर्निंग ऑब्सिनिटी इन ऑनलाइन कंटेंट या अदरवाइज भी। ओके सर, मैंने एक है अभी इस पे कमेंट किया, सर मैंने इंस्टाग्राम पे अब्यूज वीडियोस बनाने वाले अकाउंट को रिपोर्ट किया था और उनका आगे से रिप्लाई आया, सब कुछ ठीक है इस अकाउंट में, दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर गाइडलाइंस। सर अब ये याद रखें सभी लोग के, मैं हर बार कहता हूँ यार, रूल्स का होना, कानून का होना एक बात है, इंप्लीमेंट होना दूसरी बात है। तो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। क्लियर? तो अब मिनिस्ट्री के पास शिकायत कर सकते हैं फिर आप इसके बाद, ये चीज़ बचती है। ठीक है? ओके, लिख लीजिए भाई। अर्लियर इट वॉज 292 अंडर आईपीसी, नाउ इट इज 294 अंडर बीएनएस। इट penalize sale, import, export, advertisement of obscene material. Obscene material. तो पहली बात, अगर किसी के पास भी ऑब्सीन मटेरियल है, वो सेल परचेज कर रहा है इसकी, ठीक है, सेलिंग परचेजिंग, तो अब ऑब्सीन मटेरियल कैन बी इन डिजिटल फॉर्म, कैन बी इन प्रिंटेड फॉर्म, तो फिर बीएनएस में केस दर्ज किया जा सकता है। क्लियर? और ऑब्सीनिटी, इट इज लाइक एक्सेसिवली सेक्सुअल कंटेंट। क्लियर यहां तक? तो पहला बीएनएस यूज कर लेंगे आप। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं ऑब्सीनिटी कर रहे हैं या उनके प्लेटफॉर्म पे ऑब्सीन कंटेंट जा रहा है, तो बीएनएस में केस दर्ज कर देंगे, क्रिमिनल केस है। फर्दर यू कम टू सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट। एक एक लाइन में लिखना, इतना सब मत लिखना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, सेक्शन 67। Sir, vulgar content that are posted on WhatsApp groups like R-rated or something, will this regulate that as well, or it is just OTT platform where movies are published? WhatsApp को भी रेगुलेट करते हैं सब, WhatsApp को भी करेंगे। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। इट penalize publication on transmission, publication or transmission of obscene material in electronic form। ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए है। उतना ऑनलाइन कंटेंट भी आ जाएगा इसमें, पेन ड्राइव वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। प्लीज डू राइट दैट 3 year imprisonment, 5 lakh फाइन। एक इंपॉर्टेंट लिखिए, 1986 का एक एक्ट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। अब ये पीनलाइज तो नहीं करता है, बट प्लीज डू राइट इट रेस्ट्रिक्ट्स कंटेंट, इट रेस्ट्रिक्ट्स कंटेंट दैट पोर्ट्रेज women इनडिसेंटली। अगर इंडिसेंट मैकेनिज्म में कहीं पर भी विमेन को पोर्ट्रे किया गया तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब फिर वो कंटेंट आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, पेनल्टी नहीं है इसके अंदर। चलिए आईटी रूल्स वो हम कर चुके हैं, दैट्स इट। ठीक है, एनी डाउट अबाउट गाइडलाइन? सो फिर से याद करा दूं, गाइडलाइन में कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है। गाइडलाइन में ये कहा गया है आईटी रूल्स 2021, उस मैकेनिज्म को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए। और दूसरा, लॉस के थ्रू भी हम क्या करेंगे, फिर पीनलाइज करेंगे जो भी ऑनलाइन कंटेंट ऑब्सिनिटी के साथ परोस रहा है। क्लियर? ऑनलाइन एनी डाउट? चलिए यार, ये बस एक न्यूज है और जीके पर्पस के लिए मैं करा रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि बहुत हैवीली कहीं क्वेश्चन आ जाए। एक दो जगह स्टेट पे वैसे पूछा भी गया इस तरह का। तो शक्तिकांत दास जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे, ठीक है?
सो बेसिकली द थिंग इज दिस, पहले तो शक्तिकांत दास के बारे में बात करें तो नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एंड ही इज ऑल्सो ब्यूरोक्रेट, टैक्स ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है? इफ आई गिव यू फ्यू टर्म्स, बस मैं उन 3 पोस्ट के बारे में पूछना चाह रहा हूं। नाम तो चलिए आपने याद कर लिया, शक्तिकांत दास, न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आई कॉल 3 पोस्ट, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। डिफरेंशिएट कर पाएंगे कहां कहां अपॉइंट किए जाते हैं, क्या रोल होता है? एनीवन, कोई एक पर्सन, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्लीज ट्राई। ठीक है जी, गुड वन, पीएमओ, पीएमओ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चीफ सेक्रेटरी स्टेट में हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रिसाइसली क्लियर। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्म, हाँ, आरबीआई गवर्नर। वी कम टू दिस थिंग लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इंडिया में अगर मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक करियर प्रोग्रेशन की बात करूं तो हाईएस्ट सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट इन इंडिया इज कैबिनेट सेक्रेटरी। लार्जली आईएएस ही होते हैं, मतलब अगर आप आईएएस हैं, इंशाल्लाह जरूर कल को आप हो, तो मैं ओवरऑल करियर प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तब तो आप इलेक्शन कमीशन में बैठे हो सकते हैं, कैग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेटिक करियर प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ क्या है? वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट, हाईएस्ट मोस्ट पोस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया, क्लियर? दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन इनका लार्जली काम क्या होता है यार? ये चीफ कोऑर्डिनेटर है अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज। मतलब चलिए वर्क प्रोफाइल हमसे पूछेंगे नहीं तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं तो सारी ही मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन करना। अगर कैबिनेट मीटिंग होगी तो कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पे मौजूद होंगे, बल्कि एट टाइम्स कैबिनेट सेक्रेटरी ही एजेंडा तय करते हैं कैबिनेट मीटिंग का, आफ्टर कंसल्टेशन विद पीएम। सारे माइन्यूट्स नोट करने, जो डिसीजन लिए गए उनको नोट करना, और सब मिनिस्ट्रीज को वो डिसीजन कन्वे करने और फिर उनसे कंप्लायंस करवाना। और सिर्फ मिनिस्ट्रीज के बीच में नहीं, फिर सेंटर सरकार और स्टेट सरकार का भी तो रिलेशन है। तो इवन सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर भी जो सबसे क्रिटिकल पर्सन है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो स्टेट गवर्नमेंट से राब्ते कायम करने, वो सारी चीजें। तो मोटा मोटा समझ में आ गया, कैबिनेट सेक्रेटरी शक्तिकांत दास अब क्या करने वाले होंगे? सरकार चला रहे हैं लोग। देन कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लार्जली, तो यार कई बार ना आप मिनिस्ट्रीज में भी देख लोगे कि हेल्थ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया कोई, तो टर्मिनोलॉजी अलग चलती रहती है। लेकिन जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हम अब बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना, तो शक्तिकांत दास, सॉरी, कैबिनेट सेक्रेटरी शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सॉरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज बेसिकली अपॉइंटेड इन पीएमओ। अब क्योंकि इंडिया का जो गवर्निंग स्टाइल में उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पीएमओ? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। देखिए ये भी सब ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह नहीं है। पीएमओ तो खासकर प्रथा के तौर पे इवॉल्व हुआ। अगर मैं थोड़ा सा बता सकूं, लाइक यार जवाहरलाल नेहरू क्या थे ना, बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करने वाले थे। तो ठीक है, उनका कद बहुत बड़ा था, पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी, तब उनका मतलब क्या था कि उनकी बात ज्यादा चलती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि सिर्फ पीएम ही इंपॉर्टेंट हो, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीड करना चाहते, तो उन्होंने पीएमओ को भी बनाया नहीं था। उन्होंने बनाया था पीएमएस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, कि यार मुझे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलता रहे। तो उस दौर में कोई बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पावर नहीं थी। मेन काम कौन कर रहा था ब्यूरोक्रेसी के अंदर? दैट वाज कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का एक तो 18 महीने का टेन्योर, बहुत शॉर्ट टेन्योर, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का गवर्निंग स्टाइल क्या था? ये ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत भरोसा करते थे। क्यों? इनको लगता था यार एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को ज्यादा पावर देनी शुरू की। क्लियर? देन कम्स इंदिरा गांधी, देन कम्स पीएन हक्सर। इन लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड हाइट दे दी पीएमओ को भी, हालांकि तब तक भी पीएमओ नहीं कहा जाता था। हमने पीएमओ टर्मिनोलॉजी कब यूज करनी शुरू किया? जस्ट ऑन द साइडलाइन 1977। इससे पहले पीएमएस टर्मिनोलॉजी है, प्राइम मिनिस्टरियल सेक्रेटेरिएट।
लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में पीएमओ गॉट अनप्रेसिडेंटेड हाइट, क्योंकि सब कुछ कहां से गवर्न हो रहा है? पीएमओ से। बाकी मिनिस्ट्रीज ही इररिलेवेंट सी करके रख दी। अगर कोई मिनिस्ट्री को डिसीजन ले भी रही है, लेबर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कागज कहां आएंगे? पीएमओ आएंगे। और पीएनएक्स सर बहुत ज्यादा, मतलब उस दौर में पीएमओ का रोल इतना ज्यादा हो गया दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टार्टिंग ओवरशैडोड कैबिनेट सेक्रेटरी। भाई भावें ਤੁਹਾਡੀ पोस्ट आई है, पर चढ़ाई की दी है? चढ़ाई दी। क्लियर यहां तक? कट शॉर्ट आज के दौर में सर मेरा पर्सनल मानना है कि मोदी जी इंदिरा गांधी की गोद में बैठे एक मासूम बच्चे ही तो हैं, वहीं से तो सीखे हैं चीजें। जब सरदार का वेश लेके भागे भागे फिर रहे थे इमरजेंसी के दौरान, तो मिल गए सबक। यस, अभी भी काफी हद तक, क्योंकि पीएमओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि एवरीथिंग इज गवर्न फ्रॉम पीएमओ, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज हैविंग ह्यूज पावर्स। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? फाइनली नहीं नहीं, आपको रिड्यूस लग रहा है, एनहेंस लग रहा है? रिड्यूस लग रहा है, एनहेंस लग रहा है? इन्हें तो एनहेंस लग रहा है, आपको रिड्यूस कैसे लगा? पहले आप सिर्फ आरबीआई में बैठे थे, एक इंस्टीट्यूट ही तो है, बैंकर ऑफ बैंक। क्लियर? उतना ही काम करना है आपने। अब व्हाट नॉट, ठीक है? पहले शायद मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे थे, उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 3 लोग सरकार के आगे बैठ जाते हैं आपके सामने। अब फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि अकेली फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल पॉलिसी नहीं बना रही है, पीएमओ। नाउ यू आर एवरीवेयर मैम, आई बिलीव इनहैंस्ड। हाँ जी। हम्म, वो जितना मर्जी स्टाफ रख सकते हैं पीएम, कोई इशू नहीं। दैट मे बी एंड शी बिलोंग्स टू गुजरात आई बिलीव ना, अगेन। हाँ हाँ, ये भी मैंने न्यूज में पढ़ा था, तो बस न्यूज बन गया। प्राइवेट सेक्रेटरी जितने मर्जी रखें, कोई इशू नहीं है, हर मिनिस्टर के पास पावर रख सकते हैं। क्लियर? ओके, फाइनली कम टू चीफ सेक्रेटरी। क्लोज कीजिए, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट इन द स्टेट। क्लियर? सो मतलब बस जैसे सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, आप समझ लिए स्टेट में कौन है? चीफ सेक्रेटरी, प्लेन एंड सिंपल। एनी डाउट? तो अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो हैंडल कर लीजिएगा, या फिर मेन सेंस में देख लीजिएगा। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। PMO is non-statutory, non-constitutional, non-quasi-judicial body. Simply, it is working staff of PM. Exactly true. चलिए, ओके, देखिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया सबसे पहले, ठीक है? तो देखिए है क्या कि आज चाहे सरकार है, चाहे बिजनेस है, चाहे कॉमन पीपल है, सबका बहुत सारा डेटा, पर्सनल डेटा, दैट इज नाउ ऑनलाइन। बिग डेटा का जो कॉन्सेप्ट है, तो हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज द न्यू ऑयल, और हमने वॉलेंटरली अपना बहुत सारा डेटा सिर्फ सरकार को नहीं, प्राइवेट हैंड्स के हाथ में दे रखा है। आज शायद आप अपने आप को उतना बेहतर नहीं समझते हैं जितना मेटा आपको समझता है, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक, आप किन रील्स को, यार एल्गोरिथम अब सबको पता है ना, आपको उसी तरह की रील्स आनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी लाइकिंग है। तो मेटा को पता है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि आप कुछ खास तरह की रील्स देख रहे हैं। एग्जैक्टली, मेटा ਨੂੰ पता वोट किधर जाना ही, ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ हौसला थोड़ा ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ। आपकी कल्चरल थिंकिंग, आपकी रिलीजियस थिंकिंग, वॉट एवर दैट इज देयर। क्लियर? और फिर ये डेटा का मिसयूज होने के बहुत हाई चांसेस हैं प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। जैसे अगर मैं एक इंसिडेंट शेयर करूं कि क्यों हमारे लिए रूल जरूरी है, क्यों पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है। जैसे कई बार हम कह देते हैं ना कि लाइक कुछ भी, जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो ऐसे ही कुछ विंडोज पे बात हो रही थी,
आपको कुछ जैसे लैपटॉप में डालना था तो महंगा पड़ता है ओरिजिनल, तो उसके पायरेटेड वर्जन मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा यार कितने का एंड ऑल दैट फर्क, तो उसने कहा यार पायरेटेड वाला इतने का, डल वाला मेरा दोस्त ही था। तो मैंने कहा यार ये डेटा वेटा का होता है। बोला तू केड़ा प्रधानमंत्री है, तेरा डेटा लेके किन्ने की करना है। यस ही सेड दैट इज हैविंग अथॉरिटी। और इस तरह हम सोचते भी हैं कि यार आपा केड़ा फीम बेचनी है, अपना डेटा लेके कोई की कर लूगा। काफी इस तरह की एक सोच बनी हुई है। लेकिन फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्लासिक केस है कैम्ब्रिज एनालिटिका केस इन यूएस। एनीवन व्हाट वाज द कैम्ब्रिज एनालिटिका केस 4 to 5 years बैक? तो समझिए ये डेटा किस लेवल पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या क्यों ये सारी की सारी कंपनीज, वो चाहे टेस्ला है, मेटा है, ये सब डेटा के पीछे क्यों पागल हैं। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका केस ये हुआ जो बाद में प्रूव हुआ है वहां पर कि ऐसा हुआ था। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका एक फर्म है, उन्होंने फेसबुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी एक ऐप को कहा आप एडवर्टीजमेंट में चलाइए। जैसे कई बार वो आ जाता है ना फेसबुक पे कि आपका तिरंगे के साथ फोटो आएगी, आप क्लिक करेंगे तो वो कोई ना कोई ऐप है छोटी सी जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उन्होंने कहा यार आप हमारा ये वाला ऐप प्रमोट कीजिए, उसके बदले में फेसबुक को पैसे दे दिए। लेकिन फिर उसी डील में डाटा शेयरिंग का क्लॉज था कि जो जो कैंडिडेट हमारी इस ऐप को क्लिक करेंगे फेसबुक के ऊपर, उनका डेटा फेसबुक हमें भी ट्रांसफर कर देगा। और ऐसा करके करोड़ों अमेरिकन का डेटा आ गया कैम्ब्रिज एनालिटिका की इस ऐप के ऊपर, फेसबुक का। उसके बाद इस फर्म ने बैठाए साइकोलॉजिस्ट, स्टैटिशियंस, उस ह्यूज डेटा को प्रोसेस किया गया और फिर करोड़ों अमेरिकन की साइकोलॉजी पढ़ी गई। जैसे आपको कोई वीडियो आई जिसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि फियर ऑफ माइग्रेशन, के बाहर के लोग आ रहे हैं और आपकी जॉब्स खा जाएंगे, रेसिज्म की कुछ चीजें, तो उससे ये पता लगाया गया कि आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं। और फिर ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो ससेप्टेबल थे थोड़े से माइग्रेशन को लेके, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लेके सहज नहीं थे, और फिर उनको ऐसा डेटा फीड किया जाना शुरू किया ताकि वो क्या करें, इलेक्शन में ट्रंप को वोट करें। उस सब के थ्रू लोगों की वल्नरेबिलिटीज चेक की गई, उनको वो डेटा कंटेंट कंज्यूम करवाया गया जो उनको अल्टीमेटली कहां ले गया, अल्टीमेटली लेके गया ट्रंप को वोट करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग सोच रहे हैं कि मैं केड़ा प्रधानमंत्री मेरा डेटा लेके की कर लेंगे, करने हालांकि मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन कुछ लोगों ने बात की थी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की सर्विसेज इंडिया में भी किसी ने ली हैं। यार आई डोंट नो ये सच है कि झूठ है, पर ऐसा आरोप लगता है। गेम क्लियर है? तो अब हमें चाहिए अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ और रूल्स। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट इनेक्टेड डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट 2023, और उसी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए नाउ वी आर हैविंग रूल्स। हाँ जी, पेगासस अलग है, वो तो स्पाइंग है ना, पेगासस स्पाइंग सॉफ्टवेयर है, क्लियर। अब उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मना ही कर दिया उन्होंने कि हमने नहीं यूज किया, क्या? चलिए, exactly those things, yes, elections will influence, exactly it is। चलिए यहां तक क्लियर है? शुरू कर दीजिए सर। 3 टर्म समझिए सबसे पहले, एक है डेटा फिड्यूशरी, एक है डेटा प्रिंसिपल और एक है इंटरमीडियरी। सो पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। सो डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल हैं आप, अपने डेटा के आप मालिक है ना, तो आप क्या कहलाएंगे इस लॉ के तहत? डेटा प्रिंसिपल, मेरा डेटा। और डेटा फिड्यूशरी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को या प्लेटफॉर्म को आपने डेटा दिया है। फिड्यूशरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि यार दैट इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट करके आपको अपना डेटा दे रहा हूं, आप ये डेटा इलीगली या जिस पर्पस के लिए मैंने दिया है उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो मैं हो गया डेटा प्रिंसिपल, इंस्टा हो गया डेटा फिड्यूशरी। क्लियर है यहां तक? और इन्हीं प्लेटफॉर्म को कह दिया जाता है इंटरमीडियरी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि देखा जाए तो देखिए इंटरमीडियरी की क्या गेम है। जैसे ज्यादातर जो सोशल मीडिया, खासकर अगर आप सोशल मीडिया की तरफ आए,
तो जो कोई भी प्लेटफॉर्म है वो खुद डेटा जनरेट नहीं कर रहे हैं. ट्विटर, नाउ एक्स, वो डेटा जनरेट नहीं कर रहे हैं. कोई पर्सन और है जो वहां डेटा जनरेट कर रहा है और कोई और पर्सन कंज्यूम कर रहा है. मैंने ट्वीट किया, आपने पढ़ लिया. मैंने कंटेंट क्रिएट किया, आपने कंज्यूम किया. एक्स क्या है? वो तो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है सर. फेसबुक वो नहीं डेटा जनरेट कर रहा है. जनरेटर कोई और है, कंज्यूमर कोई और है. वो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है. तो इंटरमीडिएरी कौन होंगे? प्लेटफॉर्म्स होंगे. क्लियर है? लिखें. ठीक है. डेटा फिड्यूशरी रेफर्स टू एंटिटीज सच एज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट. कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और इवन गवर्नमेंट that collect, store, process, collect, store, process, or manage personal data, and more importantly, please do write, and are legally or ethically obligated to act in the best interest of the individual whose data they handle. क्या? ये चाहे अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, तो टेक्निकल रूल्स वाली टर्मिनोलॉजी मैंने उठाई है. ओके, प्लीज फर्स्ट स्लाइड. डेटा प्रिंसिपल, the individual to whom the personal data relates. The individual to whom personal data relates. Third, you write data protection officer. Data protection officer, a person authorized by data fiduciary to respond to any communication from the data principal for the purpose of exercise. And this officer should be based in India. ये नहीं कि यूएस में बैठा रखा है. मैं कहना ये चाहता हूं, जितने भी डेटा फिड्यूशरी हैं, इनको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि मैंने अगर अपना कुछ डेटा दिया हुआ है और मुझको उसके बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है कि मेरा डेटा कहाँ यूज हुआ है, कितना डेटा है ना, तो फिर मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं और फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा. क्लियर है? ओके. चलिए, प्लीज राइट ट्रांसपेरेंसी. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. हर फिड्यूशरी. आपको अलग अलग कांटेक्ट करना पड़ेगा. सब कंपनी इसके पास अलग अलग. क्या लिखें? ट्रांसपेरेंसी. Data fiduciary must provide clear and accessible information. Clear and accessible information about how personal data is processed and enabling informed consent. Most important, restriction on data flow. या इसको कहा जाता है डेटा लोकलाइजेशन, बट वो हम वर्ड यूज कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो स्टैंड अप इंडिया ने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया. द यूनियन गवर्नमेंट, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखें. द यूनियन गवर्नमेंट will specify the kind of personal data which can be processed by significant data fiduciary. Processed by significant data fiduciary. एक और क्लॉज लिखिए इसी के साथ. चलिए, तो डेटा के बारे में एक लिखिए, डेटा लोकलाइजेशन. अलग से लिखिए, मतलब इसी के साथ लिखिए डेटा लोकलाइजेशन. द यूनियन गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन.
द यूनियन गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द टेरिटरीज or countries outside India, territories or countries outside India will specify the territories and countries outside India where data of Indians cannot be stored. देखिए, पहले जब इस सबके ड्राफ्ट तैयार हो रहे थे एक्ट के, रूल्स के नहीं, तब गवर्नमेंट की तरफ से बात आ रही थी कि हम डेटा लोकलाइजेशन करेंगे, स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन। मतलब इंडियंस का डेटा अगर किसी भी कंपनी को स्टोर करना है तो आप वो इंडिया के अंदर ही स्टोर करेंगे, इंडिया से बाहर नहीं लेके जाएंगे। लाइक मेटा, अब इनका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। अब वो एल्प्स की पहाड़ियों में बना रखा है, यूएस में है, कहां पर किसी को नहीं पता, वो बताते भी नहीं है, एक दो जगह का बस बता देंगे। तो आपका सारा का सारा डेटा कंट्री से आउटफ्लो कर चुका है, तो वैसे भी आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर नहीं पाएंगे। क्लियर? तो पहले ये था कि डेटा लोकलाइजेशन क्लॉज आएगा कि इंडिया में रहेगा डेटा। तो जितनी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने एतराज कर दिया, बोले यार फिर हमारे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, और इंडिया में ऐसा तो नहीं कि लैंड सस्ती है। वो टेस्ला आ रहा है बेचारा, तो वो सबसे बड़ी डील कर रहा है अपने शोरूम के लिए, तो हमें फिर यहाँ पर कुछ स्टोर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे एंड ऑल दैट थिंग। सब कुछ क्लाउड पे तो नहीं होगा, हार्डवेयर में भी डेटा। तो बोले सर प्रॉब्लमेटिक है। तो थोड़ा सा स्टैंड डाइल्यूट करके हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, इंडिया एक लिस्ट जारी कर देगा कि ABC XYZ कंट्री में हमारा डेटा नहीं जाएगा। तो हम लिख देंगे भाई चाइना मत ले जाना, हम लिख देंगे पाकिस्तान मत ले जाना। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी जगह आप रख सकते हैं, तो डेटा आउटफ्लो कर सकता है। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। राइट टू सिटीजन्स। Citizens are empowered with rights to demand data eraser, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अपॉइंट डिजिटल नॉमिनीज एंड एक्सेस यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म टू मैनेज डेटा। नाउ राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो आइटरेट किया गया। तो अब आप डिमांड कर सकते हैं कि यार देखो, मैंने जोमेटो पे मान लीजिए अपना अकाउंट बना लिया, तो उन्होंने मेरा कुछ डेटा लिया। अच्छा, डेटा कैसे लेते हैं? अच्छा, इसमें दो चीज़ें कीजिएगा। एक और चीज़ अब इसी में क्लॉज ये भी है कि डेटा आप उतना ही लेंगे जितना इंटेंडेड गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है, और जिस पर्पज़ के लिए डेटा लिया है उस पर्पज़ के अलावा डेटा यूज़ नहीं किया जाएगा। मैं दो बातें कह रहा हूँ। एक, प्रोपोर्शनैलिटी। कोई भी ऐप अगर मेरा डेटा ले रही है तो उतना ही डेटा मुझसे प्रोक्योर करेगी जितना हमारे इंटेंडेड गोल के लिए जरूरी है, और जिस पर्पस के लिए मैंने डेटा दिया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, अदर पर्पस के लिए नहीं होंगे। कैम्ब्रिज एनालिटिका को मत देना मेरा डेटा। जैसे मान लीजिए होता क्या है, अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें 36 परमिशन मांग लेते हैं। अब तो फिर भी बहुत सुधार आ गया, पहले तो ऊपर ही था और हम लोग भी आंखें बंद करके ओके 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 करते रहते थे। लाइक जोमेटो डाउनलोड किया, यार मुझे स्विगी से जोमेटो से सिर्फ खाना ही तो ऑर्डर करना है, तो कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरी? मेरा फोन नंबर ले लो, हाथ मेरी ईमेल आईडी ले लो, हाथ मेरा एड्रेस ले लो, बात खत्म। तुम्हें मेरे फोन बुक में क्यों घुसना है? वो फोन बुक का एक्सेस मांगते ना, मेरे सारे कॉन्टैक्ट देखने तुम्हें। पहले मैसेज वाली गैलरी का भी एक्सेस मांगते थे, इवन फोटो गैलरी का एक्सेस मांग लेते। तुझे मेरी फोटो क्यों देखनी है? सारा का सारा फोन का एक्सेस, मतलब सारा का सारा पर्सनल डेटा आपका गया। तो एक तो इस बात के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगी, लिमिटेड डेटा प्रोक्योर करो आप। क्लियर है यहां तक? और दूसरा, भाई खाने के पर्पस के लिए उतना ही कीजिए। फर्दर ऑन, मैंने धीरे धीरे खाना बनाना सीख ही लिया, अगर भाड़ में जाओ तो अब मुझे जोमेटो से खाना ऑर्डर करना ही नहीं है। क्लियर? तो अब मैं जोमेटो को क्या रिक्वेस्ट करूंगा? इरेज माय डेटा। जितने पर्पस के लिए हम आए थे, मेरा पर्पस अब खत्म है, अब मेरा डेटा इरेज कीजिए। तो अब इनको इरेज करना, जैसे पहले क्या होता था, आप जोमेटो ना भी यूज करो, 2-3 साल तक ग्रीटिंग छोड़ो यार बर्थडे की, वो तो डेली सुबह भेज देते ना, वो आपकी एपेटाइट की हंगर को मिटाने के लिए, ये आपने ही ऑर्डर नहीं किया, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? उनके पास डेटा तभी तो वो कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो आप डेटा इरेज करा सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन। व्हाट इज अपॉइंट डिजिटल नॉमिनी? कल को
यार मौत के बाद भी तो डेटा रहता ही रहता है, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए एक पर्सन क्या करेगा, अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। क्या चीज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार रिसोर्स है। जब बार बार हम कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए लीगल नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं ना, लीगल हेयर्स आते हैं ना, तो ऐसे ही डेटा को मैनेज करने के लिए आप डिजिटल नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं, या अदरवाइज भी कि बीमार हो गए हैं एंड ऑल दैट थिंग। आप ये समझिए इस वक्त डेटा डेटा नहीं है, हमें बहुत लाइट लग रहा है अभी भी। डेटा इज न्यू प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज करने के लिए लीगल हेयर भी होंगे। Let's say मैं 5 साल को कंप्लीट चला, मेरी इंफॉर्मेशन आफ्टर 5 years or 10 years को भी रिलीज हो गई। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, अभी नहीं, अभी अभी तो नहीं है। आफ्टर 10 years सीधा बायोमेट्रिक तक होता है। देखो, 10 years समझिए, ये सब चीजें अभी इंडिया में शुरू हो रही हैं, वेरी इनिशियल स्टेज पे है। और जैसे हमारे साथी ने कहा, गलत नहीं है कि हाँ यार अजय गलत नहीं है, तो इतना इनका इम्प्लीमेंटेशन ओवर द ईयर होगा, तो मे बी अ डिकेड और सो, फिर हम इन रूल्स में फिर चेंज लेके आएंगे, है ना, तब शायद ये सब चीजें हो जाएं और ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी होना शुरू हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं, मतलब आगे जाके प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगी। क्लियर है? सीधा email आ जाती है। Let's say I'm not using this account. We are going to delete your account within 30 days. If you want to use it, बस टेंशन मत लीजिए, वो सब इंडिया में होने जा रहा है। उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले शुरू कर दिया था, तब वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं। हम अब शुरू कर रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। क्या? चलिए। हम्म और यहाँ तो उल्टा चल रहा है, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती हैं, आप चाह के भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। चलिए लिखिए प्लीज, फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन it allows tech companies to implement mechanism for collecting verifiable parental consent. Please do write verifiable parental consent before processing personal data of the children. तो बच्चों के डेटा के लिए क्या पेरेंटल कंसेंट है, जब तक वो नहीं देंगे, और ये वेरीफाइबल होनी चाहिए। और वेरीफाइबल आप कुछ फेस के साथ, फिंगरप्रिंट के साथ, जैसे भी करें वो करना पड़ेगा, पेरेंटल कंसेंट। प्लीज डू राइट डेटा प्रोटेक्ट। अच्छा लिख लिया चिल्ड्रन वाला, ये इंपॉर्टेंट अभी लिख लीजिएगा। यार वो कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म बनाएंगे, वो आईडीज जनरेट कर लेंगे ना पेरेंट की, कि उस आईडी से ही आप करेंगे, आईडी अटैच कर देंगे। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, यार देखो इसके मेंबर क्या होंगे, इनकी पावर्स एंड फंक्शन क्या होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट रूल्स के अंदर क्या है, दैट देयर विल बी अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इट विल फंक्शन एज डिजिटल ऑफिस with a digital platform and app to enable citizens to approach it digitally and to have their complaints adjudicated. तो जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने कहा था कि इंस्टा का आपने, पंकज ग्रेवाल, कि आपने इंस्टा को कहा कि भाई वो कुछ ऐसे रिपोर्ट किया, कंटेंट बनाता था हेटफुल या जो भी, और उन्होंने काम नहीं किया। ऐसी शिकायतें या और किसी डेटा की शिकायत, तो अब एक अथॉरिटी हो जाएगी, जब ये स्टैब्लिश होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, आप यहाँ शिकायत कर पाएंगे, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। क्या? बट अभी आई बिलीव स्टैब्लिश हुआ नहीं है। फर्दर द मेंबर्स पावर्स फंक्शन विल बी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। ओके, डेटा ब्रीच, इसमें लिखो पेनल्टी ऑफ 250 करोड़ रुपीस। क्या? हमने उठा के किसी कंपनी को अपना डेटा दिया और वहां पर हो गया डेटा ब्रीच, या तो मेरा डेटा चोरी हो गया या उन्होंने किसी को इलीगल तरीके से फर्दर बेच दिया। क्या? इस सब के केसेस के अंदर, डेटा ब्रीच के केस के अंदर, कंसर्न कंपनी के ऊपर
अप टू 250 करोड़ का फाइन किया जा सकता है। क्या? ताकि सारी ही कंपनीज वो थोड़ा सजग रहें, डेटा ब्रीच नहीं होने देना। हाँ जी, आपने फेसबुक को कुछ डेटा दिया था, ठीक है, और वहां से कैम्ब्रिज एनालिटिका वालों ने डेटा चुरा लिया, या सुनो, फेसबुक पे 250 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म डेटा फिड्यूशरी वो डेटा ब्रीच का रिस्पॉन्सिबल है, डेटा थेफ्ट को नहीं रोक पाया, मिसमैनेज हो गया डेटा, तो फिर अप टू 250 करोड़ तक का फाइन उस कंपनी के ऊपर किया जा सकता है। आई मीन इट, 250 करोड़। नहीं नहीं, ये सरकार को मिलेगा। फाइन है भाई, सरकार कलेक्ट करेगी उसको। उसकी रेमेडी की बात नहीं की गई यहाँ पर। उन्होंने कहता कि चल कोई ना, फिर क्या, तू केड़ा प्रधानमंत्री है। ओके, ठीक है यहाँ तक, चलिए। और कुछ बचा है? चलो, इसको नहीं करेंगे अभी। ओके, कितने बजे आपकी नेक्स्ट क्लास? वो तो गुजर गई। हाँ, should we go with this or I should stop? Should we go or stop? Fast. कर लेते हैं, कर लेते हैं। चलो आ जाओ, बस 10 मिनट और, आ जाइए। सो लेट्स गो। असर रिपोर्ट, ठीक है जी, हाँ करवा दो, ऑनलाइन भी का है। चलिए स्टॉप। अर्शदीप मुझे दिख ही नहीं रहा है। आ जाओ, लिखो कुछ चीजें पहले, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता ही दिया था, क्या है कि एक प्रथम एनजीओ है, इट इज कोऑर्डिनेटेड, सर्वेस कोऑर्डिनेटेड बाय असर सेंटर, फैसिलिटेटेड बाय प्रथम नेटवर्क। लिख लीजिए, एक बार नोट्स बना लेंगे, हमेशा के लिए काम में आ जाएंगे, यूपीएससी एंड ऑल दैट थिंग्स। यार सुनो, एक ना प्रथम एनजीओ है, तो ये वैसे भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम करती है, तो इन्होंने एक असर सेंटर बनाया कोलैबोरेशन के साथ। ये असर सेंटर सर्वे कंडक्ट करता है स्कूल एजुकेशन के बारे में, तो प्रथम एनजीओ जरूर याद रखना है इसके साथ। क्या? सो इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय असर सेंटर, फैसिलिटेटेड बाय प्रथम नेटवर्क या फिर प्रथम एनजीओ, ठीक है। ओके, प्लीज डू राइट, इट इज अ नेशन वाइड citizen led household survey, nationwide citizen led household survey that provides a snapshot of children's schooling and learning. Please underline learning. Please do write. Important point. They collect data 3 से 16 साल तक के लिए। इस एज ग्रुप में ये स्कूलिंग स्टेटस नोट करते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और फिर 5 से 16 का ग्रुप ये टारगेट करते हैं फॉर टेस्टिंग बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज। बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज, जिसको न्यूमेरिकल स्किल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। 2005 से शुरू हुआ था, ये पहले एनुअल हुआ करता था, 2016 से इसको बाई एनुअल कर दिया है, अब हर 2 साल पर रिपोर्ट आएगी। 2005 में, एक मिनट लिख लें सारे, फिर करना मेरे, कोई सारी स्लाइड्स ना लिखें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं वो लिखते चलें, ठीक है। स्टार्टेड इन 2005, 2016 ऑनवर्ड्स इट इज बाई एनुअल रिपोर्ट। क्लियर यहां तक? तो यार फोकस कीजिए 2-3 चीजों पे जो याद होनी चाहिए। क्या है? पहले तो 3 से 16 तक का एज ग्रुप ये टारगेट करते हैं। हाउस होल्ड सर्वे, इवन घरों में जा जाके बच्चों का सर्वे कंडक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स। अब आपके देश में स्कूलिंग कैसी चल रही है? एक तो सिंपल सरकारी सी अप्रोच ये है कि स्कूलों में जाओ, डेटा कढ़ा लो और आप कह दो एनरोलमेंट रेट क्या है।
ठीक है, लेकिन सिर्फ बच्चे स्कूल में एनरोल हो गए इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों को पढ़ना भी आ गया। तो एक ये फोकस करते हैं एनरोलमेंट रेट। ठीक है यार, पढ़ाई के लिए पहले बच्चे स्कूल तक तो पहुंचे, एनरोलमेंट रेट देख लेंगे जो अच्छा है इस वक्त इंडिया का 98.1%, है ना, मतलब लेस देन 2% चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। इंडिया जैसी कंट्री के लिए हाई हाई अचीवमेंट है, कम मत समझिएगा इसको। देन दूसरा फिर ये क्या करते हैं कि यार सिर्फ एनरोलमेंट छोड़ो, अब चलो स्कूलों में, चलो घरों में जाओ लोगों के, और फिर आप क्या करें, एक तो बेसिक रीडिंग ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा चीज इसी के साथ क्या है, न्यूमेरिक, या जिसको आप कहते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी। तो क्या करेंगे, मेथोडोलॉजी क्या है इनकी, जैसे तीसरी क्लास के बच्चे को जाके किताब दे दी तीसरी क्लास की कि यार ये पैराग्राफ पढ़ दो, पढ़ पा रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ पा रहे, दूसरी क्लास की लाना, ये लो, ये क्लास तो तुमने पिछले साल पास की है, ये एक पैराग्राफ पढ़ दो। तो बेसिक रीडिंग स्किल चेक करते हैं। फिर न्यूमरेसी के 8वीं का बच्चा 5वीं क्लास के सम सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या 5वीं क्लास का बच्चा सबरेक्शन के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। या फिर जैसे इन्होंने 100 बच्चे सर्वे किए, तो 100 में से कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, मतलब 5वीं क्लास के बच्चे 100 इन्होंने पकड़े, तो 100 में से कितने ऐसे बच्चे थे जो सिंपल सबरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये सर्वे एनरोलमेंट से ऊपर उठ के देश में लर्निंग कैपेसिटी क्या है बच्चों की, उसके ऊपर फोकस करता है। और हमें ये पता है कि प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ही बेस बनती है हायर एजुकेशन का। अगर इन्हीं सालों में बेस अच्छा तैयार नहीं हुआ तो हायर एजुकेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट? तो लिखिए डेटा फिर, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं है यार ये इंपॉर्टेंट। चलो मैं लिखवाता हूं की फाइंडिंग्स, प्लीज डू राइट। इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, देखिए इसमें क्या है, प्रोपोर्शन, अगेन परसेंटेज देखते हैं ना हर 100 बच्चों के पीछे। तो क्लास 3 के स्टूडेंट जो क्लास 2 की टेक्स्ट पढ़ पाए, अगेन क्लास 3 के बच्चों का सर्वे है, क्लास 3 की बुक्स नहीं पढ़वाई हैं। वो क्यों नहीं पढ़वाई? शायद जब ये सर्वे कर रहे हैं तब उनके चैप्टर्स ही ना कवर हो गए हों, वो अभी सिलेबस ही कवर ना कर रहे हो। तो इन्होंने क्लास 2 की जो आप सीख चुके हैं यार उस पर देखते हैं हम। तो तीसरी क्लास के कितने परसेंट बच्चे थे जो सेकंड क्लास की टेक्स्ट को पढ़ पाए? दिस बीन इंक्रीज्ड। 2022 में आई बिलीव यू विल बी सरप्राइज्ड, 16% ही बच्चे ऐसे थे तीसरी क्लास के जो दूसरी किताब पढ़ पाते थे। पास कैसे हुए ये किसी को नहीं पता। अब ये बढ़ के क्या हो गया, 23%। लेकिन 2024 में भी थर्ड क्लास के सिर्फ 23% बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड क्लास का टेक्स्ट पढ़ पाएंगे। प्राइवेट भी है सर, दोनों दोनों दोनों। क्या क्या तो ये ना मतलब बुक्स भी देखते जाते हैं। नहीं नहीं, कंपेयर करते हैं, प्राइवेट का भी करते हैं। चलिए, बट अगर डाउट है तो मैं फिर से चेक कर लूंगा। अगर आपको डाउट आ रहा है मैं चेक कर लूंगा। जहां तक मुझे पता है प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, बट अगर डाउट है चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, ओके ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। लिखिए सबट्रैक्शन प्रॉब्लम, बेसिक न्यूमरेसी, क्लास 3, 2/3 स्टूडेंट कुड नॉट सॉल्व सबट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। क्लास 3 के बारे में स्पेसिफिक एक एक पॉइंट में लिख लें। क्लास 3 के अंदर थर्ड क्लास के 2/3 बच्चे सबट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। देन 5th क्लास की बात करें तो सिर्फ 30% बच्चे हैं जो डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। क्या? एंड देन क्लास 8 के बारे में लिखें, दैट स्लाइट इंप्रूवमेंट विद 45% मास्टरिंग बेसिक अर्थमेटिक। सो स्टिल देयर इज लो लर्निंग कैपेसिटी। तो ये अगर 4-5 पॉइंट कहीं याद रह जाए, या तो प्री में पूछ सकते हैं या फिर मेंस में कोट कर दीजिएगा, जहां पे भी एजुकेशन के वो असर रिपोर्ट पूछे भी ना आपसे, वो एजुकेशन, लर्निंग कैपेसिटी, निपुण भारत, इस सब के ऊपर आ रहा है, कर लीजिएगा। एक यार हेडर पे होमवर्क नोट करो, क्योंकि पुराना प्रोग्राम है,
कहीं पे नोट कीजिए, निपुण भारत पढ़ के आएंगे आप। आई रिपीट, निपुण भारत स्कीम क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। ममता शर्मा सर, अप टू 5th क्लास नो चाइल्ड विल फेल, पंजाब गवर्नमेंट फॉलो दिस रूल। नो डिटेंशन पॉलिसी हालांकि सेंटर ने हटा दी है, स्टेट फॉलो कर रहे हैं। उधर पैकेज में बच्चों को फेल को भी प्रमोट कर देते हैं। यस यस, वी नो ऑल दिस प्रॉब्लम पंकज, एग्जैक्टली राइट। चलिए, प्लीज डू राइट रीजनल वेरिएशंस। स्टेट लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, ओडिशा। यूपी, बिहार, हरियाणा, ओडिशा 100 नोटेबल गेन्स। अच्छा, नोटेबल गेन्स क्यों? पहले हालत बहुत ज्यादा खराब। ये लीडर नहीं है अभी भी, लीडर होते तो आपको केरल मिलता, तमिलनाडु मिलता। नोटेबल गेन्स वाले हैं क्योंकि पहले हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अब बेहतर हुआ है। ठीक है, परसेंटेज पॉइंट मत याद रखिए, कोई फायदा नहीं इसका। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, यार यहां पे आपको शायद थोड़ी सी हैरानी हो, इसमें यह कहा गया है कि जो लर्निंग रिकवरी है, ये गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रॉन्गर है, प्राइवेट स्कूल में नहीं है। अब होता क्या है कि हमारी इमेजिनेशन में प्राइवेट स्कूल हमें ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। पॉइंट 1, हर प्राइवेट स्कूल वेलहंस बॉयज नहीं है, दून नहीं है, डक्षे नहीं है। तो हमारे यहां पर आपने ये भी देखा कि बहुत सारी मशरूमिंग है प्राइवेट स्कूल्स की, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया। तो उन स्कूल्स में आप देखेंगे तो बहुत सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के टीचर्स और प्रॉपर सिलेबस का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर प्राइवेट स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये मत समझिएगा। बट एज कंपेयर टू जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो यार देखिए, अब वो परफॉर्म करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन क्वालिफाइड टीचर्स तो हैं। बीएड से छोड़ के अब तो सीटेट पीटेट पता नहीं कितने कंपटीशन के बाद वहां हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आप कंपेयर करेंगे, लर्निंग रिकवरी दैट इज स्ट्रॉन्गर इन गवर्नमेंट स्कूल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए, कई बार हम इसके उलट सोच रहे होते हैं, बल्कि ये पॉइंट लिखिए वहां पे। आप क्लियर है यहां तक? ओके, एनरोलमेंट रेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 to 14 ईयर्स एनरोलमेंट रेट की बात की है इन्होंने, 98.1, एंड दिस इज क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल। तो कुल मिला के इस वक्त less than 2% of children in the age group of 6 to 14 year is out of school. 6 से 14 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं उसके 98.1% एनरोल्ड हैं या तो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। किस तरह से अटेंडेंस का कुछ टाइम तक चेक करते हैं, क्योंकि स्कूलिंग देखते हैं, पर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया इसके ऊपर। चलिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट जो है वो पिछले 2022 के मुकाबले ड्रॉप डाउन हुआ है। तो 2022 में 72.9% बच्चे जितने भी थे वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक है। लेकिन 2024 में 66%। देखो यार, पैंडेमिक में हुआ क्या था, तो पता है आपको ये चीज के, पैंडेमिक में गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट रेट बहुत हाई गया था, और ये जो 98% भी हमने ब्रीच किया ना, ऑल थैंक्स टू लाइक पैंडेमिक टाइम्स। तो हुआ ये कि स्कूल हो गए बंद पैंडेमिक टाइम के अंदर। अब प्राइवेट स्कूलों ने, हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि फीस मत लेना, इन्होंने ली, या फिर नाम काटने की धमकी देने लग पड़े। और जब पेरेंट्स को ये पता लगा यार स्कूल तो जा ही नहीं रहे, तो फिर क्या किया, नाम कटा के कहां कर दिए बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में। जब गवर्नमेंट स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी पता लगी तो वहां प्रिंसिपल्स ने, और कि यार हमारे फंड्स बढ़ेंगे, फैकल्टी बढ़ेगी, तो उन्होंने और अग्रेसिवली इस चीज को फॉलो किया। तो टीचर्स बाकायदा कॉल करने लग पड़े, डेटा वेटा निकाल के कहीं से चोरी करके, कि जी देखो प्राइवेट स्कूलों का कोई फायदा नहीं है, साडे फैसिलिटी आ फैसिलिटी साडे स्कूल कराओ तुसी। तो गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट शूट कर गया था, और ओवरऑल जो आपका एनरोलमेंट है वो शूट कर गया। लेकिन फिर जैसे हालात नॉर्मल हुए, पीपल अगेन टेंड टू कि नहीं जी प्राइवेट ही अच्छा है, जाने दीजिए। तो जस्ट डेटा याद रह जाए तो ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके ओके ओके। डिजिटल लिटरेसी, प्लीज जस्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, दैट 84% household in rural area are now
owing smartphones. Because I'm talking about households, घर, not every individual. ये भी पोस्ट पैंडमिक छूट गया, जब मोबाइल के थ्रू पढ़ाई होने लगी तो स्मार्टफोन लेने लग पड़े. ओके, टीनेजर्स प्लीज डू राइट. इनके सर्वे में पता लगा है 57% टीनेजर जो सर्वे किए हैं वो पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन यूज करते हैं. लेकिन फिर आते हैं वो महान लोग 76% कहते पढ़ाई होगी होंगी है. सोशल मीडिया बाबू भैया, सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन यूज करते हैं. दिस इज प्रॉब्लमेटिक, नहीं होना चाहिए. चलिए, व्हाट एल्स? ठीक है, बस कोई जरूरत नहीं, लिख लो अब स्लाइड के अंदर. क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एजुकेशन को प्रमोशन मिल रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो हो रही है हैप-हज़ार्ड तरीके से लागू, हेयर एंड देयर. दूसरा, निपुण भारत, ये मैं आपको होमवर्क दे चुका हूं, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, अच्छी चीज है, कोटिंग वैल्यू है इसकी. और तीसरा, डिजिटल टूल्स. अच्छा, ये मैं ओवरऑल नहीं बता रहा हूं, इनकी रिपोर्ट में लिखा था कि यार ये फैक्टर्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है. सो डिजिटल टूल्स, स्पेशली स्मार्टफोन्स. मतलब कितना बदल जाते हैं हालात कि पहले ये हुआ करता था कि स्मार्टफोन बच्चों को नहीं देने हैं, स्कूल में फोन लाने के ऊपर बैन और फाइन हुआ करते थे. पैंडेमिक में हमें पता चला यार इसका यूटिलाइजेशन तो बहुत बेहतर एजुकेशन के लिए भी किया जा सकता है. तो स्मार्टफोन इज नाउ हेल्पफुल इन एजुकेशन. बट अगर आप इन 57% में आते हैं तो, अगर आप इन 76% में आते हैं तो सॉरी. एनी डाउट प्लीज आस्क. All clear? That will be all. Thank you.